बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम माय डियर स्टूडेंट्स। माय नेम इज़ तहसीन अनवर और आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इलेक्ट्रोलिटिक सेल एंड इलेक्ट्रोलिसिस एंड इट्स रिलेटेड इश्यूज़। तो सबसे पहले कि अगर हम बात करते हैं कि व्हाट इज़ इलेक्ट्रोलिटिक सेल, तो सबसे पहले हम इसको देखते हैं कि अ सेल which uses external source of voltage to bring about a chemical reaction is called electrolytic cell। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर हम क्या करते हैं कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं और केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। तो इलेक्ट्रोलिटिक सेल ऐसा सेल होता है जिसके अंदर हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को हम कन्वर्ट करेंगे इनटू द केमिकल एनर्जी। तो सबसे पहले हम फर्दर इसके बारे में देखेंगे तो इट इज़ एन इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेसेस। सेकंड वन, ये हमारे पास एक सेल है और इसके अंदर हम देखें फर्स्ट ऑफ ऑल, तो जब भी हमने इलेक्ट्रोलिटिक सेल बनाना है हमें चार चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। फर्स्ट ऑफ ऑल कैथोड, एनोड, और उसके बाद है हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट का सॉल्यूशन चाहिए, और उसके बाद है डीसी पावर सप्लाई। तो ये सेल डायग्राम है, अगर हम इसको गौर से देखेंगे तो ये सबसे पहले के जो हमारे पास डीसी पावर सप्लाई है, यानी करंट सोर्स दो तरह का हो सकता है, एसी भी हो सकता है और डीसी भी हो सकता है। तो यहाँ पर हमने बैटरी यूज़ की है, डायरेक्ट करंट यूज़ कर रहे हैं। तो उसके बाद हमारे पास ये देखिएगा कि जो बैटरी के यहाँ पर दो टर्मिनल होते हैं, एक पे नेगेटिव चार्ज है और एक के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। जो पॉजिटिव के साथ अटैच होता है उस इलेक्ट्रोड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है और उसको हम एनोड कहते हैं, और जो बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ अटैच होता है उसको हम कैथोड कहते हैं और इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। अब ये जो इलेक्ट्रोड के ऊपर चार्ज आया है ये दरअसल बैटरी के साथ कनेक्शन की वजह से आया है। एनोड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज और कैथोड के ऊपर नेगेटिव चार्ज। और नेक्स्ट देखिए, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इलेक्ट्रोलिसिस किसे कहते हैं? इलेक्ट्रोलिसिस इज अ रिडॉक्स प्रोसेस इन विच इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज यूज्ड टू कॉज अ नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन। यानी कि इलेक्ट्रोलिसिस, ये इट इज़ अ कम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड, वन इज़ अ इलेक्ट्रो एंड सेकंड वन इज़ अ लाइसिस। इलेक्ट्रो मीन बाय द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड लाइसिस मीन ब्रेक डाउन। यानी कि हमारे पास कोई कंपाउंड होगा, जैसा कि एग्जाम्पल के अंदर ये लिथियम क्लोराइड कंपाउंड लिया गया, हमें पता है कि इनके दरमियान आयनिक बॉन्ड होता है। अब इसको डिसोसिएट करना, यानी कि लिथियम को अलग कन्वर्ट करना और क्लोरीन को अलग करना, यानी कि इसकी ब्रेक डाउन करना, कंपाउंड किया, तो इसको कहते हैं इलेक्ट्रोलिसिस। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, सबसे पहले कि ये एनर्जी इलेक्ट्रिसिटी सोर्स होगा, बैटरी जिसको कहते हैं, तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और ये नेगेटिव चार्ज है। पॉजिटिव टर्मिनल हायर पोटेंशियल होता है और नेगेटिव जो टर्मिनल होता है वो लोअर पोटेंशियल का होता है। तो यहाँ पर इसके ऊपर आएगा पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पर इसके ऊपर आएगा नेगेटिव चार्ज। अब जैसा कि कैथोड है, अब कैथोड किससे बना है, ये दो टर्म है, कैटओड यानी इलेक्ट्रोड और जिसके ऊपर जिसकी तरफ कैटाइन मूव करते हैं, यानी ये कैट का कैटाइन से है और ओड जो है ये इलेक्ट्रोड से है। ऐसा इलेक्ट्रोड जिसकी तरफ कैटाइन मूव करें उसे हम कैटोड कहते हैं और बाद में इसको कैथोड नाम दे दिया गया। और एनोड कौन सा इलेक्ट्रोड होता है कि इसके अंदर पहला लफ्ज़ एनाइन से लिया गया है। ऐसा इलेक्ट्रोड जो कि एनाइन को, नेगेटिव चार्ज स्पीशीज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करे, हम उसे क्या कहते हैं, एनोड कहते हैं, एनाइन ओड, एनोड। तो इसकी तरफ नेगेटिव चार्ज स्पीशीज मूव करेंगी और जिसके ऊपर जो कैटाइन होगा, जो कि पॉजिटिव चार्ज स्पीशीज होगी, वो हमेशा कैथोड की तरफ मूव करती हैं। तो की पॉइंट्स देख लीजिएगा, रिक्वायर एक्सटर्नल डीसी सोर्स, ऑक्सीडेशन अक्कर एट एनोड एंड रिडक्शन अक्कर एट कैथोड।
तो ये एक छोटी सी टर्म है कि जिसको कहते हैं हम लियोजर। तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड रिडक्शन। तो जो एनोड होगा इसके ऊपर हमेशा क्या होगी, ऑक्सीडेशन होगी, और जो कैथोड होगा उसके ऊपर हमेशा क्या होगा, रिडक्शन होगी यार। तो ऑक्सीडेशन किसे कहते हैं, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन को ऑक्सीडेशन कहते हैं। यानी कि ये जो अगर फॉर एग्जांपल क्लोराइड आयन है तो ये एनोड की तरफ मूव करेंगे तो अपना हमेशा अपना जो इलेक्ट्रॉन है, जैसे इसके ऊपर एक नेगेटिव चार्ज है तो अब ये अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा प्लस, तो ये लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। इस स्टेट के अंदर क्लोरीन के वैलेंस शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन है, अब यहाँ पर इसके वैलेंस शेल के अंदर 7 इलेक्ट्रॉन है, ये एटॉमिक स्टेट के अंदर आ गई और ये लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ है। इसी तरह करके क्योंकि ये एनोड है इसके ऊपर ऑक्सीडेशन हुई है और यहाँ से इलेक्ट्रॉन ऊपर जाएंगे या और इलेक्ट्रॉन का ये ट्रांसफ़र होगा और इधर आएंगे। यहाँ पर है लिथियम, लिथियम के ऊपर है पॉजिटिव चार्ज। अब लिथियम पॉजिटिव, जो पॉजिटिव चार्ज है ये एक इलेक्ट्रॉन को गेन करके ये लिथियम मेटल बन जाएगा, सॉलिड फॉर्म में बन जाएगा, तो ये इसके साथ डिपॉजिट होना शुरू हो जाएगा। तो इस तरह करके क्योंकि यहाँ पर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन है इस वजह से इस प्रोसेस को क्या कह रहे हैं, रिडक्शन कह रहे हैं। तो एग्जाम्पल के अंदर हम ये कहाँ कहाँ पे यूज़ इस्तेमाल कर सकते हैं, इलेक्ट्रोप्लेटिंग के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। एक मेटल के अंदर दूसरी मेटल की जो लेयर डिपॉजिट करवाते हैं, और रिफाइनिंग मेटल्स यानी मेटल को प्योरिफिकेशन, एक्सट्रैक्शन ऑफ रिएक्टिव मेटल, वाटर इलेक्ट्रोलिसिस, ये मेन इसके की पॉइंट्स हैं। एप्लीकेशन के अंदर देखिएगा, एक्सट्रैक्शन एंड प्योरिफिकेशन ऑफ द मेटल, प्रोडक्शन ऑफ द गैसेस, हाइड्रोजन गैस, क्लोरीन गैस, ऑक्सीजन गैस, इलेक्ट्रोप्लेटिंग एंड सरफेस कोटिंग, मैन्युफैक्चरिंग केमिकल्स, बैटरीज एंड फ्यूल सेल्स। तो जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा वो फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑन द इलेक्ट्रोलिसिस। तो जब हम इलेक्ट्रोलिसिस करवाते हैं तो ये एक सिंपल प्रोसेस नहीं है, ये एक कम्प्लेक्स प्रोसेस होता है यार। क्योंकि हमारे पास जो इलेक्ट्रोलाइट है वो इलेक्ट्रोलाइट दो तरह का हो सकता है। अगर हम बात करते हैं इलेक्ट्रोलाइट के हवाले से तो ये बात याद रखिएगा हमेशा कि देयर इज़ द टू टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। अगर हम बात करते हैं इलेक्ट्रोलाइट को, अगर हम यहाँ पर देखें तो ये प्योर फॉर्म के अंदर यानी कि इलेक्ट्रोलाइट का एक फ्यूज्ड या मॉल्टन स्टेट के अंदर भी हो सकता है, या फिर हम इसको कह सकते हैं एक्वस सॉल्यूशन फॉर्म के अंदर भी हो सकता है। तो ये दो इसकी स्टेट है। फॉर एग्जांपल कोई भी है, सोडियम क्लोराइड है, ये एक इलेक्ट्रोलाइट है, ये सॉलिड स्टेट के अंदर एग्जिस्ट करता है। अगर हम इसको हीट करके हम इसको फ्यूज या मॉल्टन स्टेट के अंदर कन्वर्ट करते हैं तो ये हमारे पास जो इलेक्ट्रोलाइट बनेगा उसके अंदर दो किस्म के आयन्स होंगे, एक सोडियम आयन और क्लोराइड आयन। लेकिन अगर हम सोडियम क्लोराइड को डिसॉल्व करते हैं किसी वाटर के अंदर तो यहाँ पर जो आयन्स बनते हैं वो Na पॉजिटिव प्लस क्लोराइड आयन, साथ ही वाटर भी आयोनाइज होगा, H पॉजिटिव आयन प्लस हाइड्रोक्साइड आयन। तो एक्वस सॉल्यूशन के अंदर ये जो इलेक्ट्रोलाइट है इसके अंदर डिफरेंट किस्म के आयन्स होते हैं। लेकिन जो हमारे पास मॉल्टन स्टेट के अंदर इलेक्ट्रोलाइट होता है या फ्यूज्ड स्टेट के अंदर इलेक्ट्रोलाइट होता है उसके अंदर डिफरेंट काइंड के आयन्स नहीं होते। फॉर कैटाइन एक होगा और एनाइन ही एक होगा और वो जाकर रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड के ऊपर जाकर डिपॉजिट हो जाएंगे। तो यहाँ पर बात की गई है कि नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड के हवाले से अगर हम बात करते हैं, पहला पॉइंट है डिटरमाइंस विच आयंस आर डिस्चार्ज। तो नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड, ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के अंदर हमने ये बातें डिस्कस की हुई हैं कि जिसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू ज़्यादा होगी वो हमेशा किधर को जाएगा, वो अपने रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड, जैसे कि अगर फॉर एग्जांपल कि कैथोड की तरफ मूव करेगा तो कौन सा करेगा, जिसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू ज़्यादा होगी वही कैथोड के ऊपर जाकर रिड्यूस होगा। तो कंसंट्रेशन ऑफ द आयंस ये सेकंड फैक्टर है, वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तो सबसे पहले आप नाम याद रखिएगा, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट,
जैसा कि हमारे पास कैल्शियम क्लोराइड है, मैग्नीशियम क्लोराइड है, सोडियम क्लोराइड है। तो ये अगर इनके मिक्सचर्स हैं फ्यूज स्टेट के अंदर, तो कौन कौन सा इलेक्ट्रोलाइट पहले मूव करेगा, कौन सा आयन बाद में मूव करेगा। तो सेकंड फैक्टर जो है वो कंसंट्रेशन ऑफ द आयंस है। तो अगर फॉर एग्जांपल क्लोराइड आयंस और हाइड्रोक्साइड आयन अगर बहुत डाइल्यूट सोल्यूशन है और कंसंट्रेटेड सोल्यूशन है, जब कंसंट्रेटेड सोल्यूशन होगा सोडियम क्लोराइड का तो क्लोराइड मूव करेंगे, जब डाइल्यूट होगा तो हाइड्रोक्साइड मूव करेंगे। तो यानी कि ये भी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर है। उसके बाद है इलेक्ट्रोड मटेरियल, यानी कि हमारे पास अगर प्लाटिनियम या ग्रेफाइट है तो ये इनर्ट इलेक्ट्रोड है, तो ये खुद पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। अगर हम कोई रिएक्टिव इलेक्ट्रोड इस्तेमाल करेंगे तो वो खुद पार्टिसिपेट करेगा है। उसके बाद टेम्परेचर है। टेम्परेचर जो है ये इलेक्ट्रोलाइट के अंदर आयंस की मोबिलिटी के ऊपर इफेक्ट करता है, उससे कंडक्टिविटी चेंज होती है, अफेक्ट कंडक्टिविटी एंड रेट ऑफ रिएक्शन। तो थर्ड पे इलेक्ट्रोड मटेरियल, फोर्थ पे टेम्परेचर, फिफ्थ पे करंट डेंसिटी। हाई करंट डेंसिटी कैन चेंज प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूशंस। तो यानी कि चार्ज डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ द इलेक्ट्रोड, इससे हम करंट डेंसिटी निकालते हैं। ये इसका फार्मूला, आई का मतलब क्या है करंट, करंट की मैग्नीट्यूड, और ये एरिया है इलेक्ट्रोड का। या पीएच ऑफ द सॉल्यूशन, डेफिनेटली अगर पीएच चेंज करेंगे तो एच पॉजिटिव आयन या हाइड्रोक्साइड आयन के दरमियान जो कंपटीशन है वो चेंज हो सकता है। ये देखिए साइड रिएक्शन टू द कंसीडर, कौन कौन से साइड रिएक्शन हो सकते हैं। वाटर इलेक्ट्रोलिसिस के अंदर हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस की एवोल्यूशन हो सकती है जब हम एक्वस सॉल्यूशन के अंदर किसी भी इलेक्ट्रोलाइट की इलेक्ट्रोलिसिस करवाते हैं। एनोड डेसोल्यूशन, अगर मेटल रिएक्टिव बनाया और इलेक्ट्रोड हमने रिएक्टिव लिया है तो वो मेटल जो एनोड है वो खुद पार्टिसिपेट करेगा। कम्प्लेक्स आयन फॉर्मेशन भी हो सकती है, ओवर पोटेंशियल इफेक्ट हो सकता है। एक जैसा कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के अंदर हर कैटाइन का जो पोटेंशियल है वो गिवन है, अगर हम उससे ज़्यादा पोटेंशियल प्रोवाइड करते हैं तो ओवर पोटेंशियल कहते हैं। उससे भी जो हमारे पास इलेक्ट्रोलिसिस का फिनोमेना है वो भी चेंज होता है। ये बात यहाँ पर देख लीजिए, अगर फॉर एग्जांपल एक्वस सॉल्यूशन के अंदर कोई इलेक्ट्रोलाइट लिया है, इफ द मेटल इज लेस रिएक्टिव लाइक सिल्वर कॉपर देन हाइड्रोजन, इट विल डिपॉजिट एट द कैथोड। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के अंदर ये जो एलिमेंट है सिल्वर और कॉपर ये नीचे आते हैं हाइड्रोजन से, तो इनके दरमियान अगर H पॉजिटिव आयन और इनके दरमियान कंपटीशन होगा सिल्वर में, तो क्योंकि इसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू ज़्यादा है तो ये कैथोड के ऊपर जाकर पहले डिपॉजिट होगा, बाद में H पॉजिटिव आयन मूव करेंगे। इफ़ द मेटल इज मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन, H2 गैस विल बी लिबरेटेड एट द कैथोड, यानी कि जिनकी स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू क्या है कम होगी, तो यानी हाइड्रोजन एटम से इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में ऊपर लाई करेंगे, तो वो क्या होंगे कि उनकी जगह पे फिर हाइड्रोजन मूव करेगी। अगर फॉर एग्जांपल सॉल्यूशन के अंदर Na पॉजिटिव और H पॉजिटिव हैं तो इसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू सोडियम आयन का कम है, इसकी ज़्यादा है, तो फिर हाइड्रोजन जो है ये मूव होगा और हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगी यार। इसी तरह ये तो कैटाइन की बात होगी। अगर हम एनाइन की बात कर लें, जैसे सल्फेट आयन है, नाइट्रेट आयन है, और जैसे सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर है, नाइट्रिक एसिड के अंदर है, तो अगर हम इनकी इलेक्ट्रोलिसिस करवाते हैं तो ये जो है एक कम्प्लेक्स फिनोमेना है। तो इसके अंदर सल्फेट, नाइट्रेट और साथ हाइड्रोक्साइड होंगे, तो हाइड्रोक्साइड मूव करेंगे, ये हमारे पास एनाइन जो है ये मूव नहीं करेंगे। तो ये हमारे पास इसको सिलेक्टिव डिस्चार्ज प्रोसेस कह रहे हैं। ये देखिए सिलेक्टिव डिस्चार्ज की कंसेप्ट, इन अ सॉल्यूशन सेवरल आयंस मे बी प्रेजेंट, ओनली सम आयंस आर डिस्चार्ज एट इलेक्ट्रोड बेस्ड ऑन देयर रिलेटिव ईज ऑफ डिस्चार्ज। अगर हम बात करते हैं सिल्वर और मरकरी की, कॉपर या लेड की, H पॉजिटिव आयन की, या फिर सोडियम पोटासियम, अगर हम इनके हवाले से बात करते हैं तो ये एनाइन और देखें
डाइड आइन है, ब्रोमाइड आइन है, क्लोराइड आइन है, और इनके दरमियान देखिए तो यहाँ पर आयोडीन गैस, ब्रोमीन गैस, क्लोरीन गैस और ऑक्सीजन गैस यहाँ पर डिस्चार्ज हो गए। ये यहाँ पर ऑर्डर दिया गया है, एनाइन का ये ऑर्डर दिया गया है और कैटाइन का ये ऑर्डर दिया गया है। सिल्वर की सबसे ज़्यादा डिस्चार्ज होने की कैपेसिटी ज़्यादा है और इधर यहाँ पर आयोडीन की सबसे ज़्यादा होगी यार। अगर हम बात करते हैं कि हमारे सॉल्यूशन के अंदर ये तीन स्पीशीज मौजूद हैं, जैसे कि हम कहते हैं कि सिल्वर है, कॉपर है, जिंक है, तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के अंदर इनका पोटेंशियल देखते हैं। और सिल्वर का पोटेंशियल जो है ये 0.80 वोल्ट है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू, और कॉपर का 0.34 वोल्ट है और जिंक का -0.76 वोल्ट है। तो ये जो हमारे पास जिंक है ये हाइड्रोजन एटम के ऊपर लाई करेगी केमिकल सीरीज के अंदर, और बाकी जो दोनों एलिमेंट है वो ये नीचे लाई करते हैं। अब जो यहाँ पर बात याद करने वाली है वो रूल याद करने वाला है। वो रूल क्या है कि हाई टेंडेंसी टू बी रिड्यूस फर्स्ट कौन करेगा, कि जिसकी मोर पॉजिटिव वैल्यू होगी। मोर पॉजिटिव वैल्यू का मतलब क्या है कि जिसकी स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू ज़्यादा होगी वो फर्स्ट रिड्यूस होगा, वो पहले जाकर मूव करेगा। तो यहाँ पर देखें सिल्वर, कॉपर, जिंक, तो इनमें से कौन सा पहले मूव करेगा। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसके बारे में सोचकर बताइएगा कि सिल्वर पहले जाएगा, कॉपर पहले जाएगा या फिर जिंक पहले जाएगा। अगर हम बात यहाँ पर इसको आगे एक्सप्लेन किया गया है, सिल्वर इज रिड्यूस्ड हायर प्रायोरिटी, क्यों, इसकी स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू जो ई नॉट वैल्यू है वो बाकियों से क्या है, ज़्यादा है। जब सिल्वर मुकम्मल रिमूव हो जाएगा उसके बाद कॉपर मूव करेगा और उसके बाद क्या करेगा, जिंक मूव करेगा। तो यहाँ पर नेक्स्ट बेटा देख लें, ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की कुछ वैल्यूज़ दी गई हैं, आप इनको यहाँ से बेटा याद कर सकते हैं। लिथियम टॉप पे है और यहाँ पर सिल्वर नीचे आ रहा है और एंड के ऊपर सबसे है वो फ्लोरीन है। तो पहली वैल्यू जो है लिथियम की है ये हमारे पास माइनस के अंदर है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू -3.045, ये वैल्यू लाजमी तौर पे मेमोराइज करें। और जो फ्लोराइड की है वो हमारे पास प्लस के अंदर है, +2.87 जो वोल्ट है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू। तो डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, तो ये इनका ऑर्डर है आयोडीन, ब्रोमाइड, क्लोराइड, ये एनाइन है। अगर ये सॉल्यूशन के अंदर होगे तो इनके अंदर कौन सा आइन पहले मूव करेगा, तो जो ऑर्डर में पहले आता है वो जाकर पहले मूव होगा और पहले जाकर ऑक्सीडाइज होगा। ये हमारे पास कैटाइन की दी गई है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। नेक्स्ट देखिएगा हमारे पास एक्वस फॉर्म के अंदर जैसे कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है, यहाँ पर देख लें। एट ईच इलेक्ट्रोड अ कंपटीशन में अकर बिटवीन द आइंस ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट एंड वाटर। अगर एक्वस सॉल्यूशन लिया है, जैसे कि एग्जाम्पल में ये कॉपर, सिल्वर और लेड है, और यहाँ पर देख लें कॉपर सल्फेट है। कॉपर सल्फेट के अंदर कॉपर 2 पॉजिटिव आयन बनेगा, सोडियम के अंदर ये देख लें कि सोडियम आयन बनेगा, सल्फेट बनेगा, लेकिन सोडियम सल्फेट के बजाय ये वाटर की इलेक्ट्रोलिसिस होती, क्यों, H पॉजिटिव आयन जो है ये पहले मूव करता है। कॉपर सल्फेट के अंदर जो है कॉपर मूव करेगा, हाइड्रोजन मूव नहीं करेगी। सोडियम क्लोराइड एक्वस फॉर्म के अंदर है, तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रोलिसिस का फिनोमेना का क्लोराइड जो है ये एनाइन एनोड की तरफ मूव करेगा, और जो हमारे पास है सोडियम नहीं मूव करेगा, H पॉजिटिव आयन कैथोड की तरफ मूव करेंगे। तो यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम दिए गए हैं। नेक्स्ट हमारे पास देखिएगा, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि मोल्टन लेड ब्रोमाइड और एक्वस ब्रोमाइड के दरमियान जो यहाँ पर एक डिफरेंस दिया गया है। अगर मोल्टन लेड ब्रोमाइड की हम इलेक्ट्रोलिसिस करवाएं तो इसके अंदर सबसे पहले है कि देयर इज़ अ नो वाटर, और यहाँ पर सिर्फ हैं क्या, लेड आइंस हैं या फिर ब्रोमाइड आइन होंगे, या लेड आइन यहाँ पर होंगे या फिर हमारे पास ब्रोमाइड आइंस हैं। ये इन हमारे पास क्या है कि ये मॉल्टन स्टेट के, मॉल्टन का मतलब होता है ये लिक्विड फॉर्म के अंदर है। लेड ब्रोमाइड हाई टेम्परेचर के ऊपर ये अचीव होती है।
तो आयोनाइजेशन देख लें, लेड ब्रोमाइड को जब हम हीट करते हैं तो ये लेड आयंस और ब्रोमाइड आयन के अंदर कन्वर्ट होता है। और यहाँ पर देख लें कैथोड के ऊपर हमेशा रिडक्शन होगी, तो कैथोड कैटाइन, कैटाइन इसके अंदर लेड है, तो अगर हम बात करते हैं कि ये हमारे पास कैथोड है, ये एनोड है, तो लेड जो है ये इधर जाएगा, ये हमारे पास कैथोड के ऊपर जाकर इसकी रिडक्शन होगी, ब्रोमाइड इधर आकर ऑक्सीडाइज होगा। तो ये मॉल्टन जो लेड है, ये मॉल्टन लेड मेटल बीड। अच्छा, लेड मेटल इज डिपॉजिटेड। अगर हम बात करते हैं ब्रोमाइड आयन की, तो ब्रोमाइड आयन लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन का प्रोसेस होगा और इसके नतीजे में ब्रोमीन गैस बनेगी। या ब्रोमीन गैस का जो कलर होता है वो ब्राउन फ्यूम्स होते हैं, तो वो इस सोल्यूशन के अंदर से ये ब्राउन सोल्यूशन भी दिखाया गया है। तो ये सोल्यूशन पूरे का कलर ये ब्राउन हो जाएगा, क्यों? क्योंकि इसकी वजह से यहाँ पर ब्रोमीन गैस लिबरेट हुई है। तो कैथोड के ऊपर लेड मेटल डिपॉजिट हुई, एनोड के ऊपर ब्रोमीन गैस डिपॉजिट हुई। तो देयर इज अ नो कंपटीशन, ये सिंपल इलेक्ट्रोलिसिस है। अगर हम बात करते हैं केस नंबर 2 की, यार, तो वाटर इज प्रेजेंट। जब वाटर प्रेजेंट होगा तो हमारे पास डिफरेंट किस्म के आयन्स होंगे। लेड ब्रोमाइड आयोनाइज होगा, लेड आयन और ब्रोमाइड आयन के अंदर वाटर की भी आयोनाइजेशन होगी, H पॉजिटिव आयन और हाइड्रोक्साइड आयन। और यहाँ पर जो कैथोड है, यहाँ पर दो किस्म के कैटाइन है। अब कौन सा कैटाइन किधर को मूव करेगा यार? तो हमें पता है कि लेड जो है ये हाइड्रोजन के नीचे आता है, के ऊपर आएगा। अगर हम बात करते हैं कि लेड जो है, लेड हैज़ बेटर रिडक्शन टेंडेंसी देन हाइड्रोजन, तो लेड अपने इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, लेड मेटल बनेगी, लेड डिपॉजिट हो जाएगा। लेकिन अगर हम बात करते हैं एनोड के ऊपर, तो ब्रोमाइड आयन मूव करेंगे या हाइड्रोक्साइड आयन मूव करेंगे? तो यहाँ पर देख लीजिए, जो ब्रोमाइड आयन है इनकी टेंडेंसी ज़्यादा है डिस्चार्ज होने की, तो ब्रोमाइड आयन जाकर मूव करेगा और ये हमारे पास जो है ब्रोमीन गैस जो है यहाँ से इवॉल्व होगी।